चलो कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ विचार विमर्श करते हैं। बना देना जी। कार्बोहाइड्रेट के बारे में सब लोग सुने हैं, हिंदी में भी लिख दिया जाए। जैसा इसका नाम है कार्बोहाइड्रेट, तो इसमें क्या क्या है रासायनिक रूप से? एक तो है कार्बन। कार्बन बहुत ही फेमस, आवाज नहीं सुना रही है, फेमस एलिमेंट है जो एवरीवेयर पाया जाता है। और हाइड्रेट, वाटर मतलब सी और एच, वो ये सब मिल के बन गया कार्बोहाइड्रेट। और सामान्य सूत्र, एक पूरे कार्बोहाइड्रेट का जो ग्रुप है उसका सामान्य सूत्र यही है कि अगर कार्बन एक होगा तो हाइड्रोजन दो होगा और ऑक्सीजन एक होगा। जैसे सपोज दैट कि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है, उसमें कार्बन 6 होता है और H12O6। इस तरह से और भी आप कार्बोहाइड्रेट को देखते जाएंगे तो कार्बन जितना रहेगा उसका डबल हाइड्रोजन रहेगा। एक सामान्य बनाया गया है, कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें कार्बन और हाइड्रेट रहे उस पदार्थ के समूह को कहते हैं कार्बोहाइड्रेट। बहुत सारे केमिकल्स इसमें मिले हुए, तो संयुक्त रूप से मिला के कहा गया है कार्बोहाइड्रेट। अब आपके आसपास बहुत ऐसे पौधे हैं जो कार्बोहाइड्रेट को सिंथेसाइज या बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ, क्योंकि प्राइमरी रूप से पौधे ही बनाते हैं भोजन, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूप से हम लोग पौधे पे डिपेंड हैं, तो पौधे ही कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। हम लोग पहले पढ़े भी हैं कि एक कार्बोहाइड्रेट है जो पौधों में पाया जाता है जिसका नाम है स्टार्च। तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है, एक बहुत बड़ा कार्बोहाइड्रेट, बड़ा इस सेंस में कि सिंपल जो कार्बोहाइड्रेट है उसके मॉलिक्यूल्स जुड़ के एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बनाते हैं और वो हो जाते हैं एक बड़ा कार्बोहाइड्रेट। तो बड़े कार्बोहाइड्रेट को कहते हैं स्टार्च। और स्टार्च के अलावा जैसे अब आलू खाते हैं तो आलू थोड़ा सा मीठा लगता है ना, और ज़्यादा मीठा खाएंगे तो क्या लगेगा? ग्रेप्स जैसे खाते हैं ना, तो बहुत अच्छा मीठा है। और गन्ना भी, शुगर केन, ये सब ये और ज़्यादा मीठा है, जिससे चीनी भी बनती है, चीनी बनती है ना। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली कम या ज़्यादा मीठा होता है, और मीठा जब होता है तो इसको क्या कहते हैं? शुगर भी बोलते हैं, शुगर्स, ठीक है, शुगर। और जब शुगर की तरफ बढ़ते हैं तो इसका एक और नाम रख देते हैं सैकराइड्स। एक तो नाम है इसका रसायन में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि वहाँ कार्बन, हाइड्रोजन और ये सब जुड़े हुए हैं किससे? रसायन विज्ञान से। जब हम लोग थोड़ा सा इधर जीव विज्ञान में आते हैं तो कहते हैं रट, वो तुम्हारा नाम हटाओ, हम अपना नाम रखेंगे जो शुगर से रिलेटेड है। कार्बोहाइड्रेट शुगर से रिलेटेड है, शुगर मतलब मीठे से, और मीठे से जब रिलेटेड है तो इसका नाम रख दिए सैकराइड्स। और उसके जटिलता और उसके विन्यास के आधार पे सैकराइड्स को डिवाइड किया गया है 3 भागों में, जटिलता और विन्यास के आधार पे, जैसे भी उसकी स्थिति है और जैसे वो पाए जाते हैं उसके आधार पे सैकराइड्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है
मोनोसैकराइड्स। अब मोनोसैकराइड्स की विशेषता ये है अब कि जैसे किसी भी चीज़ को हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज मतलब किसी भी पदार्थ से हाइड्रोजन या वाटर को रिलीज करते हैं, निकालते हैं जी, हाइड्रोलाइज करते हैं तो वो दो भागों में टूट जाता है, तब तो वो डाई है या पॉली है। अगर वो नहीं टूटता है, हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सके, तो उसको कहते हैं मोनोसैकराइड। उसमें से वाटर नहीं निकाला जा सके, उसे कहेंगे मोनोसैकराइड। मतलब ऐसा नहीं कि वो टूटता ही नहीं है, वो टूटता है लेकिन उसके लिए अलग प्रोसेस लगाना पड़ता है, हाइड्रोलाइज से नहीं टूटता। जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज है ना, तो ग्लूकोज हम लोग स्टार्च खाते हैं, बहुत सारे सेलुलोज और दूसरे दूसरे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं ना, तो वो डाइजेशन के फलस्वरूप किसमें बदलता है, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज वो कहाँ जाता है, पूरे बॉडी में, और ये ब्रेक होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक हो रहा है, तो बना CO2 और प्लस H2O और प्लस एनर्जी, तो ग्लूकोज ब्रेक हो रहा है, लेकिन इसकी कंडीशन अलग है, हाइड्रोलाइज नहीं हो रहा है, ये प्रोसेस रेस्पिरेशन है। तो मोनोसैकराइड्स ऐसे सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट हैं जिसको और हाइड्रोलाइज न किया जा सके, मतलब ये सिंपलेस्ट है, सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट। तो उसमें हेक्सोज भी है, 6 कार्बन वाले भी हैं, 5 कार्बन वाले भी हैं। अधिकतर मोनोसैकराइड्स 6 कार्बन के हैं और पॉपुलर भी हैं। जैसे ग्लूकोज तो आप जानते ही हैं, एवरीवेयर ग्लूकोज का आप सुन जाएंगे उसकी प्रतिध्वनि। ये तो 6 कार्बन का है, लेकिन कुछ ऐसे कार्बोहाइड्रेट हैं जो 5 कार्बन के भी हैं। जैसे आप पढ़े होंगे कहीं पे जो न्यूक्लिक एसिड हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें आया था एक पेंटोज शुगर, राइबोज। राइबोज भी एक कार्बोहाइड्रेट ही, यह शुगर ही है, जो जिसमें 5 कार्बन है और वो केवल न्यूक्लिक एसिड में ही पाया था और कहीं नहीं पाया था। तो कार्बोहाइड्रेट की एक विशेषता होती है कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे या कुछ लोकलाइज जगह पे ही पाए जाते हैं। कि ये ग्लूकोज, कुछ फ्रूट्स हैं जो स्पेशली ग्लूकोज बनाते हैं, जैसे ग्रेप्स, ग्रेप्स में ग्लूकोज बनता है और किसी फ्रूट में नहीं बनता। दूसरे फ्रूट बनाते हैं फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज भी एक कार्बोहाइड्रेट है, तो वो फ्रुक्टोज बनाते हैं, लेकिन ग्रेप्स में आपको थोड़ा सा ग्लूकोज मिल जाएगा। तो इस तरह की फाउंडिंग, उसकी प्लेस भी अलग अलग है। तो मोनोसैकराइड्स को फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता। इसके एग्जाम्पल हैं, एक है तो आप जानते ही हैं, ग्लूकोज, ठीक है। दूसरे हैं, दूसरे कौन है, फ्रुक्टोज, राइबोज भी है, राइबोज भी लिखेंगे, और एक है लैक्टोज, ठीक है। ये 3 आप इसको याद कर लीजिए, चाहे जैसे भी हो। ये 3 फेमस मोनोसैकराइड्स हैं। इसके बाद वो राइबोज भी है, लेकिन राइबोज में यही है कि 5 कार्बन है। ये सब 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट है, इसमें 6 कार्बन नहीं पाए जाएंगे, यही अंतर है। तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और लैक्टोज, ये 3, और राइबोज एक मोनोसैकराइड्स के एग्जाम्पल हैं। ये अपने स्वतंत्र रूप में फ्री रहते हैं, एक मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोलाइज फर्दर नहीं होते, ये जुड़ते हैं तो फिर दूसरा बना लेते हैं। तो ये हो गया मोनोसैकराइड्स के बारे में। अब देखते हैं दूसरा है
डाइसेक्राइड्स, जिसमें मोनोसेक्राइड्स के दो मॉलिक्यूल जुड़ के, डाई लिखा हुआ है ना, तो डाई उसके लिए लिखा हुआ है, मोनोसेक्राइड्स के लिए, कि दो मोनोसेक्राइड्स के दो मॉलिक्यूल जुड़ के डाई बनाते हैं। और मोनोसेक्राइड्स के भाई कौन, ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। फ्रैक्टोज डाई है ये, और लैक्टोज, यही दोनों जुड़ते हैं तो बन जाता है। अब जैसे ग्लूकोज के दो मॉलिक्यूल जुड़ गए तो क्या बन गया, माल्टोज बन गया। ठीक है, अब माल्टोज कहाँ पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है बार्ले, आप सुने होंगे जौ सुने ना, जौ के शर्करा में यूजुअली पौधे स्टोर करते हैं स्टार्च। पौधे क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च। जब भी स्टोर करना होता है तो उनको स्टार्च स्टोर करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं जो एक्सेप्शन है, तो उसी में जौ माल्टोज स्टोर करता है। और उसी माल्ट वो सिंपल है, स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, माल्टोज स्टार्च से थोड़ा सा सिंपल है, क्योंकि डाइसेक्राइड है, दो ही मॉलिक्यूल्स हैं। स्टार्च में बहुत सारे, मतलब 30,000 से 50,000 मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज के मिलते हैं तब स्टार्च बनता है, तो उससे तो सिंपल है माल्टोज। तो ये माल्टोज दो ग्लूकोज से मिल के बनता है। अब यही माल्टोज किस में यूज होता है, इसी माल्टोज को बदल देते हैं अल्कोहल में। किस में, अल्कोहल में थोड़ा सा, और बन जाता है, क्या बन जाता है, माल्ट बियर। आप सुने हो कहीं, माल्ट उस पर लिखा हुआ है, माल्ट बियर सुने हो ना। तो बियर जो अल्कोहल उसमें थोड़ा बड़ा रहता है, तो उसी से बनता है। तो ये पाया जाता है बार्ले में। उसी तरह फ्रुक्टोज है, और ग्लूकोज मिल के बनता है सुक्रोज। और सुक्रोज सारे तो नहीं कर सकते, लेकिन अधिकतर फ्रूट में पाया जाता है जो फ्रुक्टोज कार्बोहाइड्रेट। और ये दोनों मिलके बन गया सुक्रोज, और ग्लूकोज और लैक्टोज मिलके बन गया। और लैक्टोज पाया जाता है किसमें, दूध में मिलके पाया जाता है। तो ये दोनों मिलके बन गए ग्लूकोज और लैक्टोज, डाइसेक्राइड्स। गैलेक्टोज, ठीक है। तो दोनों क्या है, तो दो मॉलिक्यूल सिंपल कार्बोहाइड्रेट के मिलते हैं और बन जाते हैं, क्या बनता है, डाई। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, मतलब ये कि अच्छा, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड, लैक्टोज एक डाइसेक्राइड है जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से मिलके बनता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया, लैक्टोज मोनोसेक्राइड है, लैक्टोज डाई है। अच्छा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है गैलेक्टोज और लैक्टोज में है, लेकिन आप जानते रहिए कि दो मोनो मिलके क्या बनाते हैं, डाई बनाते हैं। तो लैक्टोज डाई है कि मोनो है, हाँ, तो लैक्टोज डाई है, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज मिलके लैक्टोज बनाते हैं, जो मिल्क में पाया जाता है। तो इसी तरह कार्बोहाइड्रेट के जो प्राप्ति स्थान है अलग अलग है, अलग अलग पौधों में ये सिंथेसाइज होते हैं, सबकी विशेषता है। अब आइए हम लोग देखते हैं कौन, पॉली। अब
पॉली में सबसे ज़्यादा फेमस है स्टार्च, जो पौधे अपना फूड को स्टोर करने के लिए सुक्रोज को कन्वर्ट करते हैं। सुक्रोज यूजुअली एक फोटोसिंथेसिस जब होता है तो प्राइमरली सुक्रोज ही बनता है, लेकिन जब उसको स्टोर करना होता है तो वो सुक्रोज कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। तो स्टार्च एक प्लांट पौधों का संग्रहित करने वाला कार्बोहाइड्रेट है। पौधों को जब अपना भोजन स्टोर करना होता है तो क्या करते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज को स्टार्च में बदलते हैं। ये हम अब इसको स्टोर करना, जैसे पोटैटो हो गया, पोटैटो एक स्टोरेशन स्ट्रक्चर है। आप देखिए जितने सीड हैं, सीड में भी स्टार्च स्टोर है अधिकतर। कुछ ऐसे सीड हैं जिसमें प्रोटीन थोड़ा मोड़ा पाया जाता है, लेकिन अधिकतर स्टार्च ही है। अब सीड भी एक ऐसी संरचना है जो पौधों को उसके स्टोर भोजन को उपयोग करने में सहायता करती है। जैसे पौधे जर्मिनेट होते हैं तो उसको एनर्जी चाहिए, उस स्थिति में सीड में जो फूड स्टोर है वो एनर्जी देने में सहायता करता है। और दूसरे जो जंतु हैं वो अधिकतर उस सीड को खा के अपना हम चलाते हैं, तो उसमें स्टोर फूड की वजह से। नहीं तो सीड में जो जर्मिनेशन का पॉइंट है वो बहुत छोटा है, और स्टोर जो फूड स्टोर है वो बहुत बड़ा है, और दोनों मिलकर नए पौधे को जर्मिनेट करते हैं। तो स्टार्च एक प्लांट कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। जो पौधे स्टोर करते हैं। और दूसरे क्या है, जो एनिमल को स्टोर करना होगा प्राइमरली, तो क्या स्टोर करेंगे, ग्लाइकोजन। हम लोग खाते हैं स्टार्च और उसको किस में बदल देते हैं, जब स्टोर करना होता है तो उसको बदल देते हैं ग्लाइकोजन को। तो इसीलिए इसको कहते हैं एनिमल कार्बोहाइड्रेट। ये विशेषकृत है, विशेषकृत इस सेंस में कि ये स्पेशलाइज है एनिमल के लिए ग्लाइकोजन, और ये स्पेशलाइज है प्लांट के लिए, समझे। अब एक और कार्बोहाइड्रेट है जो फेमस है पौधों में, और पौधों को बिल्डिंग बनाने में सहायता करते हैं, उसके बड़े बड़े संरचनाएं बनाने में सहायता करते हैं, उसे कहते हैं सेलुलोज। अब आप सुने ही होंगे कि जो कोशिका है, उस पौधों की कोशिका, वो उसके चारों ओर एक एडिशनल बाउंड्री है कोशिका भित्ति, और कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। तो ये बिल्डिंग बनी होती है सेलुलोज की। अब सेलुलोज जो डाइजेस्ट करने की क्षमता है वो पाई जाती है किसमें, वो पाई जाती है जो भोजन को बैठ जाते हैं और दिन भर चबाते रहते हैं, नहीं चबाते रहते हैं, जैसे रूमिनेंट्स जो है जुगाली करने वाले, नहीं एक बार पहले स्टोर कर लिए और फिर उसको मुंह में ला के फिर चलाते रहते हैं और फिर उसको अंदर लेते हैं, तो गाय भैंस। और सेलुलोज को पचाने में एक उनके पेट में बैक्टीरिया पाया जाता है, वो बैक्टीरिया अगर न रहे तो सेलुलोज ब्रेक ही नहीं होगा। उनका पेट भी बड़ा है और वो बड़ा पेट बैक्टीरिया का घर है, जिसकी वजह से सेलुलोज ब्रेक हो पाता। नहीं तो घास फूस से अगर एनर्जी लेना होता तो हम लोग भी घास फूस खा लेते और उससे काम चल जाता। घास फूस तो चारों ओर है, लेकिन उससे एनर्जी निकालना थोड़ा मुश्किल है, और उसी में मीथेन गैस निकलती है, और मीथेन गैस क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, और इन्वायरमेंट का तापमान भी बढ़ता है उससे। और बहुत सारे, अगर पूरा वर्ल्ड जो है अगर इस पे डिपेंड हो जाए, पौधों पे, भोजन पे, कृषि पे, तो भोजन सबको नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे लोग मांसाहारी हैं और लार्ज स्केल पे, और उसकी वजह से
जब मांसाहारी है तो वो पशु पालन करते हैं, और पशुपालन की वजह से वो सेलुलोज डाइजेस्ट होता है, और सेलुलोज जब डाइजेस्ट होता है तो क्या बनता है? मीथेन। आप देखिए ना, कभी मीथेन को गोबर गैस भी कहते हैं। आप वहाँ पे कैसी गंध आती है गोबर का, वो मीथेन गैस ही है। और मीथेन गैस इन्वायरमेंट को, गैसीय बैलेंस को बिगाड़ने में सहायता करती है, जो ग्रीन हाउस गैसेज है। तो मीथेन का योगदान ज़्यादा है, जितने भी ग्रीन हाउस गैस हैं उसमें मीथेन ज़्यादा एक तरह से एक्यूमुलेट होती है इन्वायरमेंट में और टेम्परेचर बढ़ाने में। लेकिन सेलुलोज जो है उसको हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते, उसके लिए चाहिए बैक्टीरिया। तो ये हो गया। एक और पॉलीसेक्राइड्स है जो इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है काइटिन, जो इंसेक्ट के चारों तरफ पाए जाते हैं। इंसेक्ट के ऊपर एक कवरिंग होता है ना, वो कवरिंग काइटिन का होता है। उसमें स्पेशलाइज इसलिए है कि इसमें सभी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, लेकिन काइटिन ही एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसमें नाइट्रोजन है। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में, काइटिन के भी बारे में। इसमें नाइट्रोजन है, और वही नाइट्रोजन को लेने के लिए इंसेक्टियोरस प्लांट उसको कैप्चर करते हैं, और कैप्चर करके वो नाइट्रोजन लेते हैं, उससे प्रोटीन की जो कमी रहती है सॉइल में उसको पूरा करते हैं। वो इसीलिए इंसेक्ट को पकड़ते हैं, नहीं तो दूसरे को नहीं पकड़ लेते, दूसरे पौधे को पकड़ लेते। उसके आसपास तो पौधे बहुत हैं, इन नाइट्रोजन को लेने के लिए ही इंसेक्ट को पकड़ते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट का इतना ही कहानी।